चलो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने? वैदिक सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड बताओ फटाफट। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक देखा था वैदिक सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1500 BC से लेकर 600 BC तक था। अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। पहला 15 से लेकर 1000 था, एंड सेकेंड की अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 600 BC था। अब जैसे ही हमारा वैदिक पीरियड यहाँ पर खत्म होता है, मतलब हम कौन से टाइम पीरियड तक आ गए? 600 BC तक आ गए हैं। बात करें अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की, तो ये किस तरीके का सिविलाइजेशन हुआ करता था? रूरल सिविलाइजेशन हुआ करता था। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन आपने हिस्ट्री में कौन सा पढ़ा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है या हम 600 BC तक आते हैं, तो हमने देखा कई सारी चीज़ों का यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह हुआ, या आर्यंस ने आने से ये करा कि जो भी टेरिटरी वगैरह होती थी उसको पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहीं से क्रिएशन हुआ था जन का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? जनपद का। जन मतलब क्या समझे आप लोग? पीपल्स, एंड पद मतलब क्या समझे? फूड। जहां पर पीपल रह रहे हैं या जहां पर पीपल के फूड से, उसी को क्या बोला हमने? जनपद। अब इन्हीं कई सारे जनपद को मिलाकर क्रिएशन होगा यहाँ पर महाजनपद का। तो जनपद तो कई सारे हुआ करते थे, बट जब मेनली कई सारे जनपद को मिलाया गया तो उनसे क्रिएशन हुआ महाजनपद का। एंड टोटल उस समय कितने महाजनपद बने? 16 महाजनपद बने। अब ये 16 महाजनपद आपस में आपको फाइट करते दिखेंगे अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये टाइम पीरियड आपका चल रहा है 600 BC का, और इसी के पैरेलल जब लोगों के पास यहाँ पर टेरिटरीज आ चुकी है, लोग जो हैं वो अब थोड़े से अमीर हो चुके हैं, या सोसाइटी में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, इसी समय आपको पैरेलली एक चीज और देखने को मिलेगी, दैट इज रिलीजियस मूवमेंट। क्या हुआ? महाजनपद के अंदर यहाँ पर किसका क्रिएशन हो चुका था? किंग्स का क्रिएशन हो चुका था। अब किंग्स का क्रिएशन हो चुका है, सोसाइटी में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, और वहीं से पैरेलली क्या स्टार्ट होगा आपका? रिलीजियस मूवमेंट। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। बट किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, और बैकग्राउंड में हमने क्या देखा? वैदिक सिविलाइजेशन, जो किस तरीके का सिविलाइजेशन था? रूरल सिविलाइजेशन हुआ करता था। तो अब हम देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, और इसी को हिस्ट्री में आप बोलोगे सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्या रीजंस होंगे जिनकी वजह से वैदिक सिविलाइजेशन का क्या हो गया? यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। तो यहां से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे सोच के बताओ, आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, कि क्या रीजंस होंगे जिनकी वजह से वैदिक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ? हैंड रेज करो, एक एक सोचो। टेम्परेचर डाउन बोलो। ठीक है भाई, अभी सलोनी ने एक टॉपिक बताया या एक पॉइंट बोला, दैट इज डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास। कैसे? एक्सप्लेन करो। जैसे जो यज्ञ वगैरह होते थे तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, कुछ भी रिचुअल कराना है तो प्रीस्ट को ही बुलाते थे, तो उनका जो वर्चस्व था वो कर गया। ठीक है, अगर हम बात करें डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास की, तो बिल्कुल अर्लियर हमने देखा कि जो कास्ट वगैरह होती थी वो इतना रिजिड नहीं होती थी, लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी होती थी, मोबिलिटी होती थी, वो आपस में चेंज कर सकते थे। बट जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है वो डे बाय डे बहुत ही डोमिनेट करने लग जाएगी। आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज का इंटरप्रिटेशन जो है वो वेद से कनेक्ट किया जाएगा। वेद के अंदर एक लैंग्वेज दे रखी है, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज, और उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में होने वाला है? पृष्ठ के हाथ में होने वाला है। मतलब अगर पृष्ठ ऐसा बता देगा पुजारी कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमें उन्हीं रिचुअल्स को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। बदले में हमें कैसे भी यहाँ पर जो है मनी की जरूरत पड़े या जो भी चीज सेक्रीफाइस करना पड़े वो सब। तो किसका डोमिनेंस देखने को मिल रहा है आपको? डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास। सेकंड बताओ। मैम सैक्रिफाइसेस प्रैक्टिसेस ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो संध्या का पॉइंट है मोर सैक्रिफाइसेस। एग्जाम्पल? मैम जैसे कि एनिमल्स को का स्लॉटर वगैरह होता है। बहुत बढ़िया, उसने बताया कि मैम जब यज्ञ वगैरह होते थे तब क्या देते थे हम लोग? बलि देते थे। अब जब इतने ज्यादा यज्ञ प्रैक्टिस हो रहे हैं, मतलब इतने ही ज्यादा एनिमल्स का क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। भाई अगर हम बात करें एनिमल्स की उस जमाने में क्या इंपॉर्टेंस थी, तो जो एग्रीकल्चर हुआ करता था
वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट होता था? एनिमल्स पे डिपेंड होता था। कैसे डिपेंड होता था, कोई बताएगा? मैम जैसे कॉटन वगैरह वो शिप वगैरह से मिलती थी कुछ स्पेशल। एनिमल्स पे एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड हुआ करता था? बिल्कुल, हम बोल सकते हैं प्लगिंग वगैरह करने के लिए कि जैसे कि एक फील्ड वगैरह है उसमें खेती करनी है तो जुताई वगैरह किससे होती थी? यहाँ पर गाय बैल से होती थी। और उन्हीं का क्या हो रहा है यहाँ पर? सेक्रीफाइस हो रहा है। तो जो पीजेंट्स कैटेगरी है, फार्मर्स है, उनमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसकंटेंट जो है वो राइज हो जाएगा। तो इसने बोला बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे? सेक्रीफाइसेस हो रहे थे। तो उन सेक्रीफाइसेस की वजह से क्या हो रहा था? ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है इफेक्ट हो रही थी। और पैरेलली हमने यहाँ पर देखा किसका क्रिएशन हुआ था? महाजनपद, मतलब कहीं ना कहीं लोगों का भी राइज हो रहा है। तो हमको दो चीजें समझ में आई कि क्या इंक्रीज हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रही है। किसकी डिमांड? फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। बट इन्हीं के बराबर क्या हो रहा है? तो मोर एंड मोर सेक्रीफाइसेस। तो इससे सोसाइटी में क्या क्रिएट हो रहा है? डिसबैलेंस कहीं ना कहीं पर क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा डिक्लाइन ऑफ वैदिक पीरियड के पीछे। और बताओ? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसके हाथ में? कैसे? एक्सप्लेन करो। मतलब जैसे जो अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन था, वेश जन, ग्राम, वेश जन और फिर राष्ट्र। तो राष्ट्र मिलके उसके बाद जनपद फॉर्मेशन हुआ, फिर महाजनपद फॉर्मेशन हुआ। तो जो रूल है वो एक ही जगह सेंट्रलाइज हो रहा था। ठीक है, चलो इसकी बात को मैं अच्छे से कंक्लूड कर देती हूँ कि उसने बोला कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। तो हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में किसका इन्वेंशन हो चुका था? आयरन का इन्वेंशन हो चुका है। जब आयरन का इन्वेंशन हो चुका है मतलब यहाँ पर क्या होने लगेंगे? अच्छे से अच्छे वेपन्स होने लगेंगे। अच्छे से अच्छे वेपन्स होने लगेंगे तो लोग आपस में वॉर करेंगे, बैटल्स करेंगे। और यहीं पर क्या होगा? एक पर्टिकुलर क्लास है जिसका भी साथ ही साथ क्या होगा? इन्हेंसमेंट होगा और इंप्रूवमेंट होगा। मतलब सोसाइटी में एक क्लास और उभरती जा रही है जिसका नाम क्या है? क्षत्रिय, जो किसके पैरेलल खड़ा होना चाह रही है? यहाँ पर ब्राह्मण्स के। और दोनों के इंटरेस्ट के बीच में आपको क्या क्रिएट होते दिखेगा? कॉन्फ्लिक्ट। और ये भी बहुत बड़ा रीजन रहेगा कि यहाँ पर वैदिक पीरियड का क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? आप देखोगे जो नए रिलीजियस मूवमेंट आएंगे ये दोनों ओरिजिनली कौन हुआ करते थे? क्षत्रिय लीडर ही हुआ करते थे। तो दोनों के इंटरेस्ट में आज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसी वजह से किसी नई चीज का यहाँ पर बर्थ देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने समझा यहाँ पर कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हुआ? वैदिक पीरियड जो है उसका डिक्लाइन देखने को मिला। चलो अब इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिस इंटरप्रिटेशन। अब भाई किसका मिस इंटरप्रिटेशन? तो वैदिक लिटरेचर्स का मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था। वैदिक लिटरेचर जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? संस्कृत में। अब भाई एक ही डोमिनेटिंग लिटरेचर है या एक ही डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, सॉरी, अब वो लोगों से कनेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है ये हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। बट उसका इतना डोमिनेंस है कि वो लोगों की भावनाओं तक नहीं पहुंच रही है, नहीं उनके फीडबैक ले पा रही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पंडितों ने बोल दिया वही सबके लिए सर्वमान्य हो गया कि यही क्या है? फाइनल है। बट जब आने वाले समय में आप नए रिलीजियस मूवमेंट देखोगे तो वो लोकल लैंग्वेजेस का यूज करेंगे, लाइक पाली, प्राकृत एटसेट्रा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नेक्स्ट क्या है? सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज मतलब हम सोसाइटी के डिवीजन की बात करें। कौन से 4 डिवीजन थे सोसाइटी में? ठीक है, हमने देखा यहाँ पर पूरा का पूरा एक वर्ण सिस्टम जो है सोसाइटी के अंदर बना हुआ था। बट देयर इज अ डिफरेंस कि जब हम अर्लियर टाइम में देखें तो इतना ज्यादा रिजिड, इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। बट आने वाले समय में यही वर्ण सिस्टम क्या हो गया? बहुत ही रिजिड हो गया। और रिजिड के साथ साथ एक चीज और हो गई कि एक क्लास थी जिसको बिल्कुल टॉप पे रखा जा रहा था और वो हटने को भी रेडी नहीं थे। दैट वाज ब्राह्मण क्लास। अब ब्राह्मण्स जो है वो तो यहाँ पर टॉप पे थे ही, बट धीरे धीरे लोगों का एडवांसमेंट होता जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोसाइटी में हमें भी इक्वल स्टेटस मिले। तो सबसे ज्यादा फाइट अगर किसी से हो रही थी तो वो थे क्षत्रिय क्लास। क्यों? पैरेलली महाजनपद बन रहे हैं, किंग का ओरिजिन हो रहा है, तो किंग इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? सोशल कॉजेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि सारी कैटेगरीज के इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। वैश्य की बात करें, वो लोग भी यहाँ पर व्यापार कर करके या ट्रेड कर करके दिन पे दिन क्या हो रहे थे? अमीर हो रहे थे। फिर ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे? उनका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम होता था उसमें इंटरफेरेंस कर रहे थे।
फॉर सपोज जैसे कि अगर हम बात करें मर्चेंट्स वगैरह की, तो इनका जो बेसिक बिजनेस चलता था वो इंटरेस्ट वगैरह पे चलता था कि आप क्या कर सकते हो, समाज में इंटरेस्ट के ऊपर पैसे दे दो और उसको फिर लेते रहो। बट वैदिक लिटरेचर्स वगैरह इस चीज़ के लिए डिनाई कर रही थी कि नहीं, आपको जो है ये सूदखोरी या फिर इंटरेस्ट वगैरह का काम नहीं करना है। तो इससे क्या हो रहा था, उनके लिए ये सब चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो रही थी, उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन जो है उनका इम्पोजिशन किया जा रहा था। नेक्स्ट क्या है, रिलीजियस अनरेस्ट, कि लोग जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से यहाँ पर खुश नहीं थे। कैसे, अब जो है चीज़ों को फिक्स कर दिया गया था, अंधविश्वास चल रहा था कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। फॉर सपोज अगर आपकी इतनी इनकम है तो इस इनकम का पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पर वैदिक रिचुअल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई पर्टिकुलर वैश्य हो और वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके और ज़्यादा उससे क्या बनाना चाहता हो, पैसा बनाना चाहता हो। तो इस तरीके के सुपरस्टिशंस वगैरह जो है यहाँ पर लोगों पे थोपे जा रहे थे। तो आपस में ये सब चीज़ें जो है वो मैच नहीं कर रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस पे जो है लोग क्या कर रहे थे, प्रेशर दे रहे थे। अब हो सकता है किसी के पास इतने कैटल्स, इतने एनिमल्स नहीं हो कि वो उसको क्या कर सके, सेक्रीफाइस कर सके। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में मैंने अभी आपको बताया आयरन्स के टूल वगैरह आ गए हैं, या फिर आप देखोगे सभी के पास पैसा आ गया है, सबकी कंडीशन अच्छी हो चुकी है, बट क्या हो रहा है यहाँ पर फिर भी उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ में क्या हो रहे हैं, डिफरेंसेस किए जा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कि आपको जो है ये यज्ञ वगैरह करना जो है कंपलसरी हो गया था अगर आपको सोसाइटी का पार्ट बनकर रहना है तो ये सब रीजंस जो हैं आपकी बुक्स वगैरह में दिए गए हैं, जिनकी वजह से एक समय आया जब वैदिक पीरियड का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अभी डिक्लाइन हो गया तो आपको देखने को मिलेगा कुछ नए रिलीजियस मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब तुम लोगों को एज अ स्टूडेंट लगता है मात्र 2 धर्म ही यहाँ पर निकल आए थे, बट ऐसा नहीं था। उस समय में इंडिया के अंदर करीबन 62 रिलीजियस सेक्ट जो हैं उनका ओरिजिन हुआ था। कैसे, आपका जो बेसिक धर्म है उसमें से ही कुछ सब सेक्ट्स जो हैं उनका क्रिएशन किया जा रहा था। जैसे आप चारवाहक वगैरह का नाम सुनते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, एटसेट्रा। तो ऐसे कई सारे रिलीजन के जो है प्रमोटर्स निकल कर आ रहे थे और नए नए धर्मों को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर के देशों में भी ये सब चीजें हो रही थी। जैसे चाइना में आपको देखने को मिलेगा कन्फ्यूशियस वगैरह हो गया, फिर चाइना में एक यूनान प्रोविंस है वहां पर पाइथागोरस वगैरह हो गई। ये लोग नए नए रिलीजन लेकर आ रहे थे। अब जब सबके पास पैसा आ जाता है तो सबके विचार ऑटोमेटिक मॉडर्न हो जाते हैं। अब लोग चाहते थे एक ऐसी आइडियोलॉजी प्रमोट हो जो हमारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस सारी की सारी नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे। एक ऐसा धर्म बने जिसमें हमें हर तरफ से क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो पुराने धर्मों से उनका बिलीफ क्या होते जा रहा था, उठते जा रहा था। और यही वो समय था जब हमारे देश में 2 धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, वन इज बुद्धिज्म एंड सेकेंड वन इज जैनिज्म। टाइम पीरियड कौन सा है, तो वैदिक कहाँ खत्म हुआ, 600 BC पे। तो आपको यही वो टाइम पीरियड देखने को मिलेगा जब महाजनपद मतलब राजाओं का ओरिजिन एज वेल एज नए धर्मों का क्या होगा, ओरिजिन होगा। और यही वो राजा रहेंगे जो इन धर्मों को यहाँ पर पैट्रोनेज प्रोवाइड करेंगे, संरक्षण को प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जैसे कि आप देखते हो अशोक आएगा तो अशोक किसको प्रमोट करेगा, बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा। फिर आप देखोगे उदायन आएगा, बिंबिसार आएगा या अजातशत्रु आएंगे, वो अलग अलग धर्मों को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो ये सब चीजें जो है अब आपकी पैरेलली चलेगी। ठीक है, अब कुछ और रीजंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पीरियड गेव ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने आपको बताया नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, नए नए रिलीजन्स का यहाँ पर क्रिएशन कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस थॉट, जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपकी जरूरतें फुलफिल हो जाती है, तो आप दूसरी जगह दिमाग लगाते हो, तब आप सोचते हो कि ये धर्म मेरे लिए जो है नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है। तो सभी लोग यहाँ पर रिलीजन के ऊपर दोबारा सेकंड थॉट को देने लगे। डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल थॉट, अभी इस टर्म पे फोकस करो, अगेंस्ट पूछा है, अमंगस्ट नहीं बोला है। तो कौन से थॉट्स के अगेंस्ट में, ब्राह्मणिकल थॉट्स। जिस तरीके की चीजें वो आपको प्रैक्टिस करने को बोल रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइसेस करो, अगर सोसाइटी में रहना है तो आप लघु यज्ञ करो, महायज्ञ करो, एटसेट्रा। तो सब चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो उनकी जो थॉट्स है उनके अगेंस्ट में लोगों में क्या आ गया, डिससेटिस्फेक्शन आ गया। जो वो बोल देते थे वही मान्य होता था। जैसे आने वाले समय में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए कि जो शूद्र कैटेगरी थी अब उसके पास भी पैसा आ गया था, वो भी डेवलप हो गया था। तो उन लोगों के लिए एजुकेशन के राइट्स यहाँ पर छीन लिए गए थे। उन लोगों को यज्ञ वगैरह करने की परमिशन नहीं होती थी। तो इससे क्या हो रहा है, उन लोगों को ब्राह्मणिकल थॉट्स जो है वो अच्छे नहीं लग रहे। नेक्स्ट क्या है,
डिसकंटेंट अमंगस्ट क्षत्रिय। अभी क्षत्रियों के बीच की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे वो तो रूलर बनते जा रहे हैं महाजन पद के अंदर, एंड यहाँ पर ब्राह्मण जो हैं उनको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी ये चीज़ नहीं जम रही है, वो लोग भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए आप देखोगे भविष्य में कुछ क्षत्रिय लीडर्स निकल कर आएंगे। कोई भगवान नहीं थे, क्षत्रिय रूलर्स में से ही कुछ नेता निकल कर आएंगे जो नए धर्म बना देंगे, लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। डिसकंटेंट्स अमंगस्ट वैश्य, एक एक करके डिस्कशन। वैश्य को क्या प्रॉब्लम था? इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस बताओ? इंटरेस्ट लेना बैन कर दिया कि ये जो है एक सही प्रैक्टिस नहीं है। उसके अलावा और क्या है, तो उनकी कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, तो उस पर भी ये लोग क्या करने लगे, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने लगे। उन लोगों में एक पोस्ट होती थी जिसको बोलते थे महाजन। क्या बोलते थे? महाजन। क्या होता है महाजन? बिल्कुल, जो रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? महाजन। तो इन्होंने इन प्रैक्टिसेस में भी क्या करा? इंटरफेरेंस करा। तो वैश्य को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि सोसाइटी अब हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट कौन है? शूद्र। शूद्र के साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पहला कहाँ हुआ? एजुकेशन में हुआ। राइट टू एजुकेशन उनको नहीं था। दूसरा क्या बताया मैंने कि उनको तो यज्ञ करने की प्रैक्टिसेस वगैरह ही नहीं दी जा रही थी। तो भाई ये यज्ञ वगैरह करने के पीछे जो माना जाता था दैट वाज अल्टीमेटली मोक्ष, कि हम क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे, दुनिया से फ्री हो जाएंगे। तो उनको तो लगने लगा हमें तो कभी जीवन में मोक्ष मिल ही नहीं पाएगा। क्या हो गया? अभिषेक इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ अच्छा, ओ गंदे लोग, ओके ओके ठीक है। तो शूद्रों का ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्या है? पीजेंट्स। पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? यस, आप लोग क्या कर रहे हैं? एनिमल्स का सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो इस सेक्रीफाइसेस की वजह से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब उनको ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स यहाँ पे उगाने हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन का राइज हो रहा है, और इन सब चीजों की वजह से सोसाइटी में क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उनको भी यहाँ पर वैदिक लिटरेचर या वैदिक चीजें वगैरह जो है वो सूट नहीं कर रही है। एंड लास्ट वन इज अर्बन पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया पैसा आ गया, मॉडर्न थॉट्स आ गए, सब चीजें जो है लोग लिबरल बनना चाह रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें जो है ये सब चीजें बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। उनको डिस्टर्बेंस लग रहा है कि इस सोसाइटी बोल सकते हो, पॉलिटी, इकोनॉमी या रिलीजन हमें सूट नहीं कर रहा है। तो ये भी वैदिक रिलीजन के फेवर में नहीं रहे। अब लास्ट है जैन बुद्ध रिलीजन प्रिंसिपल्स। क्या था इन लोगों के पास नया? तो इन लोगों के पास थे इनकी प्रिंसिपल्स। इन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया। जैसे बोलते हैं ना क्लास में पढ़ाना है तो देखो बच्चे को क्या अच्छा लगता है, तो वैसे ही देखो कि जैन और बुद्ध ने देखा कि सोसाइटी में दिक्कत क्या है, इनको क्या अच्छा लगता है, तो उन्हें समझ में आया कुछ चीजें उन्हें नहीं चाहिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो इन लोगों ने अपने प्रिंसिपल जो है वो मॉडर्निटी को देखते हुए ध्यान में बनाए। इसमें किस चीज पे फोकस किया? नॉन वायलेंस पे। इन लोगों ने लोगों को बोला कि कुछ कॉमन चीजें हैं जिसके लिए कभी कोई मना ही नहीं करेगा, दैट इज लव, केयर, अफेक्शन, या फिर नो एनिमल सेक्रीफाइस। ये तो दुनिया का हर आदमी मान लेगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो किस पे फोकस किया? नॉन वायलेंस पे। जैसे बुद्ध के लिटरेचर जो है उनमें बताया गया है एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करने। जैनिज्म तो इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करता है, जैसे कि वो लोग यहाँ पर क्या करते, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी अवॉइड करते। हाँ खाया था ना? हाँ खाया था, आएंगे भी हम गौतम बुद्ध पे, ठीक है। बोला है कि नॉन वायलेंस, उसमें भी मैं तुमको बताऊंगी, उसमें अलग अलग चीजें बताई गई है कि अगर मरा हुआ है तो खा सकते, और जिंदा है तो नहीं खा सकते। तो ऐसी ऐसी उसके अंदर चीजें बताई गई। कभी कोई अपना जैन दोस्त यार सुना जो बोलते होंगे हमने सौगंध ले ली है, हमने आलू खाना छोड़ दिया है, क्यों? प्याज क्यों नहीं खाते? रीजन बीइंग क्या? स्वाद नहीं आता है। ठीक है, यहाँ बता दिया संध्या ने कि एग्रीकल्चर से क्या प्रॉब्लम है, कि जब एग्रीकल्चर को किया जाता है, किसी फसल को निकालते हैं तो आप देखते हो उसकी जड़ में छोटे छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं और उनकी क्या हो जाती है? किलिंग हो जाती है। तो इस वजह से ये लोग ऐसी एडिबल चीजों को खाना अवॉइड करते हैं जिसमें किसी एनिमल की क्या हुई हो? डेथ हुई हो। उसके अलावा इन लोगों ने कुछ चीजों को और अपोज किया, लाइक बैटल्स वगैरह। क्यों? इसमें भी किसी न किसी की क्या होगी? किलिंग होगी। तो ये कुछ ऐसे नए प्रिंसिपल्स लेकर आए कि देखो मार्केट में अभी क्या सबसे ज्यादा चल रहा है और उसी पे अपन नया धर्म बनाएंगे।
नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धा एंड महावीर। नेता बन के आना है, लोगों को कन्विंस करना है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटीज, वो डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि आप सभी को एग्री कर पाओ, एकजुट कर पाओ। तो इनको समझ में आया कौन सबसे ज्यादा दुखी है जो हमारे सामने आ सकता है। तो सबसे ज्यादा दुखी आपको कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, शूद्र। तो इन्होंने बोला हम एक ऐसा धर्म बनाएंगे जो शूद्रों के लिए क्या होगा, ओपन होगा। जो सबसे ज्यादा दुखी है वो सबसे पहले अट्रैक्ट हो जाएगा। और शूद्रों के साथ तो पहले से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमने देखा था उन्हें ओम नमः शिवाय में ओम बोलने की परमिशन नहीं थी, बहुत सारी चीजों से उनको दूर रखा जाता था। तो ये जो जैन और बुद्ध बनकर आए हैं, ये बेसिकली कहाँ से आए हैं, लोएस्ट क्लास ऑफ दी सोसाइटी। इन लोगों ने मिलकर ही क्या कर लिया, एक नया रिलीजन यहाँ पर खड़ा कर लिया। तो शूद्र हो गए, फिर वैश्य वगैरह, इनको इन्होंने इसमें परमिशन वगैरह दे दी। फिर क्षत्रिय तो ये खुद ही हुआ करते थे, तो जितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाए कर लिया। तो इस तरीके से सोसाइटी में इनका क्या रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। और इनके कंट्रीब्यूशन को अल्टीमेटली सपोर्ट मिला किससे, रॉयल पैट्रोनेज से। तो आपने ये देखा सबसे पहले कि क्या रीजंस थे जिनकी वजह से वैदिक सिविलाइजेशन क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो क्या थी, वो थी उनकी ऑर्थोडॉक्सी, जो उनकी पुरानी मानसिकता चल रही थी, जिस तरीके की प्रैक्टिसेस, रिचुअल, सेक्रीफाइसेस वो लोगों पे थोपना चाह रहे थे, वो वर्क नहीं कर पाए, इसलिए उसका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। फिर आपने देखा इनका राइज क्यों हुआ, तो इनके राइज के पीछे भी कई सारे रीजंस थे कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे सोसाइटी के जो उसकी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ऐसे लोगों को मिलाकर इनने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ तक हुआ आपका पूरा बैकग्राउंड। अब इन सेक्ट्स में से हम एक एक करके सारे सेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें शुरुआत करेंगे हम बुद्धिज्म से। क्या पता है आपको बुद्धिज्म के बारे में, किसने शुरुआत करी थी, गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, और कोई कुछ, उनके फादर का नाम शुद्धोधन था, उनकी मदर का नाम महामाया था, और एक और मदर थी उनका नाम। अच्छा चलो ध्यान से, अभी बोर्ड पे नहीं, अभी कहानी पे फोकस करो। किसने शुरुआत करी, गौतम बुद्ध ने। इनका नाम एक्चुअल में गौतम बुद्ध नहीं था, जो इनका गोत्र होता था वो गोत्र था गौतम। कौन सा गोत्र था, गौतम। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, गौतम। नेक्स्ट नाम इनके नाम में जुड़ा है बुद्ध। बुद्ध का मतलब जब इन्हें यहाँ पर नॉलेज की प्राप्ति हो गई थी या नॉलेज गेन हो गया था या इनका एनलाइटमेंट हो गया था, तो वन हु इज एनलाइटेंड इज नोन एज बुद्धा। तब इन्हें क्या बुलाया गया, बुद्ध बुलाया गया। फिर इनका कोई ना कोई एक्चुअल नाम तो होगा, तो यस उनका चाइल्डहुड नेम हुआ करता था सिद्धार्थ। क्या नाम हुआ करता था, सिद्धार्थ। अब इसके अलावा उन्हें और कई सारे अदर नेम्स भी दिए गए हैं। जब उन्हें नॉलेज की प्राप्ति हो गई प्रॉपरली, जब माना गया कि उनके द्वारा दिया गया नॉलेज जो है वो एकदम ट्रुथ है, तो फिर उन्हें एक नाम और दिया गया, दैट इज तथागत। क्या दिया गया, तथागत। एक ऐसा सत्य, सॉरी क्या बताया मैंने, एक ऐसा ज्ञान जो क्या है, सत्य है, या फिर एक ऐसा नॉलेज जो ट्रू है, तो उन्हें क्या नाम दिया गया, तथागत्य। और फिर जब इनको एक अच्छी पोस्ट मिल गई कि हाँ ही इज लाइक मुनि, तो उन्हें क्या बुलाया गया, शाक्य मुनि। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड पे। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये जिस कास्ट को बिलोंग करते थे दैट वाज क्षत्रिय। और क्षत्रिय बेसिकली उस समय क्या बन रहे थे, रूलर्स बन रहे थे। तो इनके जो फादर हैं वो खुद भी एक रूलर हुआ करते थे, एक राजा हुआ करते थे। सबका अपना अपना एक क्लेन हुआ करता था, ओरिजिन हुआ करता था। तो एक शाक्य क्लेन हुआ करता था इंडो नेपाल बॉर्डर पे, जिस जगह का नाम था लुम्बिनी। क्या नाम था, लुम्बिनी। तो वहां के इनके पिताजी क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। कौन से क्लेन को बिलोंग करते थे, शाक्य क्लेन। ठीक है, फैक्ट्स पे नहीं जाना है, स्टोरी वाइज चलना है, सब याद हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया इंडो नेपाल बॉर्डर पे इनके पिताजी का क्लेन था, तो वहीं पर क्या होगा, इनका बर्थ होगा। तो जिस जगह इनका बर्थ हुआ उसको क्या बोलते हैं, लुम्बिनी। कहाँ आता है, लुम्बिनी नेपाल में आता है। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी मदर की। तो जिन मदर ने इन्हें यहाँ पर बर्थ दिया था, या जो बायोलॉजिकल मदर थी, उनका नाम था महामाया। क्या नाम था, महामाया। वो भी एक रानी होगी किसी न किसी क्लेन की। तो वो कोली क्लेन की क्या हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी। तो इस मदर नेम वॉज महामाया एंड शी बिलोंग टू कोली रिपब्लिक। अच्छा, एक शब्द निकल कर आया रिपब्लिक। तो इसके पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महाजनपद सिस्टम वगैरह आ गए थे। यहां आ जाते हैं। अब क्या हुआ, पूरे इंडिया के अंदर टोटल कितने महाजनपद बनकर आए, 16 महाजनपद बनकर आए, 16 महाजनपद। सब अपनी अपनी सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे हैं।
सबके रूल करने का तरीका अलग है। तो ये जो महाजनपद है ये आपको दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलेंगे, जिसमें एक होगा आपका रिपब्लिकन, जहाँ पर किसी असेंबली के द्वारा जो है रूल किया जाएगा, और एक क्या होगा आपका मोनार्कियल, जहाँ पर सिंगल रूलर का क्या चलेगा, सिस्टम चलेगा। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रिपब्लिकन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इनके फादर किस क्लेन के हैं, शाक्य क्लेन, मदर कोली क्लेन। बर्थ कहाँ हुआ इनका, इंडो नेपाल बॉर्डर लुम्बिनी में हुआ। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। कुछ अदर नेम मैंने आपको इनके बताए कि गौतम इनको किस वजह से मिला, गोत्र की वजह से। बुद्ध किस वजह से मिला, एनलाइटेनमेंट की वजह से या फिर नॉलेज प्राप्ति की वजह से। नेक्स्ट क्या बताया, तथागत, जो इनके द्वारा दिया गया नॉलेज क्या है, ट्रुथ है। और क्या बोलते हैं इनको, शाक्य मुनि भी बोला जाता है। चाइल्डहुड नेम क्या था इनका, सिद्धार्थ। सारे नाम क्लियर, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम, इनके पिताजी तो एक राजा है, तो राजा चाहेगा मेरा बेटा भी क्या बने, राजा ही बने, ऑब्वियस सी बात है। तो यही है, क्या हुआ एक बार जब इनका बर्थ होने वाला था तो जो इनकी मदर हुआ करती थी, बायोलॉजिकल मदर, क्या नाम है, महामाया। तो ये महामाया जो है ये अपने मायके के लिए जा रही थी, एंड जब ये जाती हैं, जब इनका बर्थ होने वाला था तब इनकी मदर को एक ड्रीम आता है, और वो ड्रीम में ये आता है कि ये अपने मायके की तरफ जा रही थी, और उस समय ये इस बेबी को एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जाते जाते इन्हें दिखता है कि एक वाइट कलर का बुल एलिफेंट जो है इनके सामने से आ रहा है, एंड उसकी जो ट्रंक है उसके सूंड में एक लोटस जो है उसे होल्ड कर रखा है, और आकर इस तरीके से इनके पेट से टकरा जाता है। तब चूंकि वो एक मदर बनने वाली हैं तो वो इस ड्रीम को देखकर जो है वो डर गई। अभी हमें तो आलतू फालतू ड्रीम आते, कोई नहीं पूछता क्या देखा था, बट वो एक रानी है, उसको ऐसा सपना आया है तो सब चिंतित हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने राजा को बताया कि यार मुझे कल रात को ऐसा सपना आया, क्या करूं। तो बोले रुको कुछ करते, हर सपने का एक मतलब होता है। कभी आप लोगों ने सोचा कोई सपना क्यों आता है, उसके बारे में पहले सोचते हैं, इसलिए आप दिमाग में रहते हैं। बट हर सपने का एक मतलब होता है। अगर हम साइकोलॉजिकली उसके बारे में देखें, हर चीज़ का एक इंटरप्रिटेशन होता है। क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन कोई नहीं करता, ना हमसे पूछता है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ भाई, जब ये रानी को सपना आया, और सपना क्या आया, वाइट कलर का बुल एलिफेंट जो है वो आ रहा है, उसकी लोटस में व्हाइट कलर का एलिफेंट, ठीक है चलो क्रॉप कर देंगे उधर। हाँ क्या बताया मैंने, ड्रीम है, और ड्रीम में एक वाइट बुल एलिफेंट, मतलब बुल जैसा दिखने वाला एलिफेंट, और वाइट कलर का, उसकी जो ट्रंक है, मतलब उसकी जो सूंड है, उसमें उसने किसको होल्ड कर रखा है, लोटस के फूल को होल्ड कर रखा है, और आकर उनसे टकरा गया। अब उन्होंने यहाँ पर जो है अगले दिन अपने पति को बताया कि मुझे ऐसा ड्रीम आया, व्हाट टू डू। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम सबसे पहले दो पंडित आते हैं और इसका मतलब पता करते हैं। दो पंडित यहाँ पर बुलाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम रहता है कालदेव और एक का नाम रहता है कौंडिल्य, और उनसे बताया जाता है कि रानी को ऐसा ड्रीम आया है और इसका क्या मतलब है। तो उन दोनों पंडितों ने इस ड्रीम को इंटरप्रेट करा कि आपका जो होने वाला बेटा है वो या तो बहुत बड़ा एम्परर बनेगा या फिर बहुत बड़ा एसेटिक बनेगा। क्या इंटरप्रिटेशन किया, या तो क्या बनेगा, एम्परर बनेगा, और या फिर क्या बनेगा, एसेटिक। एसेटिक मतलब क्या होता है, सन्यासी। अब राजा जी डर गए कि भाई बेटा क्या नहीं बन जाए, सन्यासी ना बन जाए। उन्होंने उस ब्राह्मण की बात को सीरियस लिया, और उनके मन में हमेशा से ही फियर था कि ये जो मेरा बेटा है ये क्या ना बन जाए, एसेटिक ना बन जाए। तो इस चीज़ के लिए पहले से ही आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड जैसे ही गौतम बुद्ध का बर्थ होता है, उसके 7वें दिन उनकी जो मदर रहती है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बट चूंकि एक राजा का बेटा है तो मम्मी का इंतजाम तुरंत करना पड़ेगा। बोले कहाँ है, मार्केट में कौन है फटाफट अवेलेबल। तो देखा गया कि उन्हीं की मम्मी की, जो उनकी मदर की सिस्टर हुआ करती थी, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी। रिश्ते में कौन लगी इनकी, माँ से। या इन्हीं को किसी किसी बुक में स्टेप मदर के नाम से भी बताया गया है। तो इनकी जो मासी रहती है वही इनको बड़ा करती है, वही इन्हें यहाँ पर जो है नर्चर करती है। ठीक है भैया, मदर की डेथ तो हो गई 7वें दिन, फिर क्या किया जाए। अब राजा के मन में डर है बेटा गलती से भी क्या ना बन जाए, एसेटिक ना बन जाए। तो कोई भी व्यक्ति एसेटिक कब बन सकता है, आप लोगों के मन में विचार आता होगा सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। कब, जब आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया में दुख लगने लगता है कि पूरी दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है, तब लगता है सब छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने कोशिश करी कि गौतम बुद्ध को गलती से भी क्या नहीं दिखना चाहिए, दुख नहीं दिखना चाहिए।
ऐसी चीज़ों में रखो जिसको देखकर उनका मन हमेशा हैप्पी रहे, कभी वो सैड हो ही ना। तो ठीक है, उनको कभी बाहर जाने ही नहीं मिलता था, वो जाते भी थे तो ध्यान रखा जाता था कि कभी वो ऐसा कुछ ना देख लें जिससे उनका हार्ट जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। बट नज़र कब तक रख सकते हैं? तुम लोगों के मम्मी पापा भी कब तक रख पाते? एक समय आता है नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही हुआ। एक दिन जो पापा जी हैं, क्या नाम है, शुद्धोधन, वो गए थे बाहर किसी काम से। गौतम बुद्ध जो हैं वो भी एक राजकुमार हैं, उन्होंने मौका देखा और उन्होंने बोला चलो आज चलते हैं बाहर। तुरंत बुलाया अपने चैरियॉटर को। चैरियॉटर मीन्स सारथी। उन्होंने बुलाया तुरंत अपने चैरियॉटर को, अपने सारथी को, जिसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना में एरिया वाला चन्ना। दूसरा उन्होंने अपने हॉर्स को प्रिपेयर किया जिसका नाम था कंठक। क्या नाम था? कंठक। और सारथी को बोला चलो फटाफट रथ निकाल के लाओ। बोले कहाँ चल रहे? बोले चलो आते थोड़ा बाहर होके। तो वो भी ले आया कि भाई राजकुमार है, मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपने सारथी के साथ वो बाहर जाते हैं। वो बाहर जाते हैं और दुनिया देखने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा देख लेते हैं कि तुरंत उनका डिसीजन बदल जाता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिसमें 4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। जैसे ही वो घर के बाहर निकले, सबसे पहले उन्होंने देखा ओल्ड मैन। क्या देखा? ओल्ड मैन। अभी राजा के घर परिवार से बिलोंग करते तो घर में तो सब सुंदर बढ़िया अच्छे ही दिखते हैं, किसी को खाने वाने की कोई कमी नहीं है, कोई बहुत बुजुर्ग भी नहीं है। तो यहाँ उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन है, और जब हम अपनी ओल्ड अवस्था में रहते हैं या ओल्ड एज में रहते हैं तो स्किन जो है वो आपकी चेंज हो जाती है, ब्यूटी आपकी कहीं ना कहीं खो जाती है। तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन जो है उसकी पूरी स्किन जो है वो श्रिंक हुई है। तो उन्होंने देखकर पूछा ये क्या है? तो उन्होंने बताया ये कौन है? ओल्ड मैन है। और एक दिन आपकी लाइफ का ऐसा आता है जिस बॉडी पे आपको इतना घमंड है, जिस बॉडी को आप अपने साथ समझते हो, वो भी आपका साथ छोड़ देती है। बोले क्या बुढ़ापा सबका आएगा? बोले सबका आएगा। बोले मेरा भी आएगा? बोले आपका भी आएगा। ठीक है। तो ये देखकर एकदम वो चमक गई कि क्या बात कर रहा है। बोले यस। तो पहली चीज थी जिससे क्या हुआ, उनका हार्ट चेंज हुआ। उन्होंने देखा कि ये जो आपका शरीर है ये भी साथ नहीं देगा, ये भी एक समय आपको जो है छोड़ देगा, ब्यूटी चली जाएगी। फिर और आगे बढ़े तो कुछ और भी देखना है। तो फिर सेकंड इन्होंने देखा सिक मैन। क्या देखा? सिक मैन, एक बीमार आदमी। जब और आगे बढ़े तो इन्होंने देखा एक आदमी जो है वो दुख से बहुत रो रहा है। पूछा क्या हो गया इसको? बोले इसे किसी तरीके की डिसीज हुई है जिसकी वजह से इसे बहुत पेन हो रहा है एंड इस वजह से ये रो रहा है या कराह रहा है। बोले डिसीज कैसे हो गई? बोले कभी भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगेन सेम इनोसेंट क्वेश्चन, क्या मुझे भी हो सकती है? यस, हो सकती है। तो उनको समझ में आया कि इस बॉडी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी भी आपको बीमारी भी लग सकती है, चाहे आप जितने भी अच्छे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है जो अभी तक उनसे हिडन था, उनको नहीं पता था। देन और आगे की वो मूव करते हैं। थर्ड थिंग जो उन्हें दिखाई देती है, दैट वाज डेड बॉडी। अब समझ में आया, ना तो बूढ़ा है ना तो बीमार है, शांति से सो रहा है, पर सब क्यों रो रहे हैं पूछना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने बोला चलना इधर आओ। बोले क्या? अरे यार मुंह नहीं होगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो बोले ये क्या है? बोले ये डेड बॉडी है। बोले क्या हुआ इसको? बोले मर गया। बोले मर गया मतलब? बोले कि इसकी जो बॉडी के अंदर प्राण थे वो इसको छोड़कर चले गए हैं और अब यहाँ पर क्या रह गई है? सिर्फ बॉडी रह गई है। इस वजह से इसके घर वाले इस चीज़ का दुख मना रहे हैं। और एक दिन यही आता है जब इंसान अपनी बॉडी, अपनी ब्यूटी, अपनी हर चीज़ बिलोंगिंग को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। बोले फिक्स है? बोले फिक्स है। बोले कोई चेंजेस हो सकते हैं इसमें स्पेशल, जैसे मैं राजा का बेटा? बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उनको समझ में आया कि एक दिन हर आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ। तो फिर उन्हें ये चीज़ समझ में आई। ये 3 चीज़ देखकर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो हर्ट हो गए कि पूरी दुनिया के अंदर क्या भरा हुआ है? दुख भरा हुआ है। सब लोग क्या है? किसी न किसी तरीके से दुखी है। तो मैम ये सब पूरा एक ही दिन में सारा दुख है? हाँ, सारा दुख एक ही दिन में देख लिया। अभी पापा गए, टाइम से रिटर्न भी तो आना है। ठीक है। तो 3 चीज़ें उन्होंने यहाँ पर देखी। फिर उन्हें समझ में आया पूरी दुनिया में दुखी दुख है और हर जगह जो है कोई ना कोई दुखी है। बोले फिर सुखी कौन है पता लगाओ। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं सर्च में। जब बाहर जाते हैं सर्च में तो वनों के अंदर घूमते घूमते वो देखते हैं कि एक एसेटिक बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? एसेटिक। एक सन्यासी बैठा है जो कि योगिक मुद्रा में बैठा है, भगवान की ओर ध्यान लगा रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है।
एंड जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा जो साधु संत होते हैं इनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से पावर योगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा एसेटिक, और देखने में आया कि इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये एकदम शांति से है, रिलैक्स है, कोई दुख नहीं है। बोले क्या है? बोले ये एक साधु है, इसने अपने आप को पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया है और खुद को डिवोट कर दिया है टुवर्ड्स गॉड, और अब ये सिर्फ मेडिटेशन करता है और अपनी लाइफ यहीं बिताता है। एंड दैट वाज द डे व्हेन ही डिसाइडेड कि पूरी दुनिया में दुख है और अगर कोई सुखी है तो वो कौन है? एसेटिक। और इस वजह से मैं भी क्या बनूंगा पापा? एसेटिक। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 29 years he left his home and decided to become an ascetic। यहाँ तक चीजें क्लियर? Yes. ठीक है।